नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर महीने का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। इसके 2-3 वीडियो बनेंगे। आज हम लोग 25 से 30 सवाल देखने की कोशिश करेंगे। यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स जो है वो आप हो सके तो 30 नवंबर तक पढ़िएगा या बहुत से बहुत 10 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये पहली पीडीएफ तैयार कर दी है। कुछ क्वेश्चन फटाफट हम देखते हैं। प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखिए, मैं पहले इंग्लिश पढ़ रहा हूं, बाद में हिंदी पढ़ूंगा उसके, और इसके जो आंसर होगा उसके साथ साथ जो और भी संबंधित सवाल बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य जो खबरों में है वो किस राज्य में स्थित है। अब एक सवाल तो आपको यही मिल जाएगा कि भाई ये प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो ये है आपका तेलंगाना के अंदर। ठीक है, पहला सवाल तो बन गया, क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर इस तरह के सवाल आते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो होते हैं और उनको जो हमें स्टेट से मैच कराना होता है, तो पहला सवाल तो आपको यही बन जाता है। ठीक है, चाहे ये आप करंट अफेयर्स का देख लीजिए, चाहे इसको एनवायरमेंट से जोड़ के देख लीजिए। पहला तो बन गया कि प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तेलंगाना के अंदर है। अब यहां पर एक जो चीज निकल के आ रही है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसने क्या किया, हुआ खबरों में ये आया कि इसने क्या किया कि जो रोड निकल रही थी तेलंगाना से, उस रोड के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। रोड जो प्रोजेक्ट था उसे कैंसिल कर दिया किसने? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। ठीक है, अब यहां पर दूसरा सवाल आएगा आपका कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का हेडक्वार्टर कहां पर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहां पर आपने देखा होगा आपको पीवाईक्यू के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स किस किस सिटीज के अंदर है, इसके संबंधित एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन एक ही है, पहला प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तेलंगाना के अंदर। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि इसका जो रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है वो कैंसिल कर दिया है। किसने किया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इस तरह आपको सवाल आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, तो यहां पे आपको दो क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखिए, इट फीचर्स थिक डेसिडियस टीक फॉरेस्ट। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट का तीसरा सवाल आता है, जब आता है कि आपको जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो एवरग्रीन ट्री है या डेसिडियस ट्री है या सदाबहार ट्री है, ठीक है, या वर्षावन पेड़ है। तो यहां देखिए, टीक जो होता है, टीक टीक होता है वो डेसिडियस ट्री है, यानी कि इसके पत्ते जो हैं वो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका ये साइंस, अभी सवाल, चौथा सवाल आ गया कि डेसिडियस ट्री जो होता है वो अपने पत्ते गर्मियों में क्यों उनके शेड कर देते हैं, झड़ जाते हैं। तो उसका देखिए यहां पर है, जब भी गर्मी होती है, देखिए मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर कोई पत्ता निकला हुआ है, ये पत्ता निकला हुआ है, सॉरी, ये पत्ता है, ठीक है, तो पत्ता, देखिए डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे जगह पे होंगे जहां पर पानी की मौजूदगी सीजनल होती है, यानी पानी होता है लेकिन 24 घंटे रहता नहीं, 24 महीने, 12 महीने नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई, ये जो इलाके हैं, जो जो कोस्टल इलाके के आसपास है, ये कोस्ट के पास है, यहां तो पानी हमेशा मौजूद रहता है, तो यहां पर जो पेड़ होंगे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार फॉरेस्ट होंगे। लेकिन जो थोड़ा इंटीरियर के अंदर होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर क्या है, पानी तो है बट पानी सीजनल आता है, जब जब बरसात होगी तो पानी होगा, जब नहीं होगी तो सूखा पड़ा रहेगा। अगर यहां चले जाएंगे हम लोग, इस इलाके में चले जाएंगे, तो यहां पर क्या है, यहां पर पानी बहुत ही कम है, वर्षा बहुत कम हो रही है, तो यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो या तो डेजर्ट है, नहीं तो बहुत हल्का फुल्का सा ही वहां पर वेजिटेशन देखने को मिलता है। लेकिन पीक जो है वो इस इलाके में देखने को मिल रहा है जहां पर पानी सीजनल आ रहा है। अब जब पानी गर्मियों में नहीं होता है तो होता क्या है कि पेड़ जो है, लगातार पेड़ों से पानी बाहर निकलता रहता है, लगातार पेड़ों से पानी जो है वो बाहर निकलता है, और इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पेड़ों से पानी का प्रोसेस बाहर निकलता है। पेड़ का पानी होता है वो इवेपोरेट, जैसे हमारे इंसानों के अंदर पसीना आता है, पसीने से इवेपोरेशन हो जाती है, फिर पसीना होता है, अंदर गर्मी हुआ तो पसीना बाहर निकलता है, उसी तरह से पेड़ों से पानी बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से क्या हो रहा है कि पानी बाहर निकल रहा है। अब
पत्तियां जो होती हैं इसके ऊपर स्टेमोटा होता है, छेद होते हैं, जिससे कि लगातार पानी बाहर निकलते रहते हैं। तो अब ज्यादा पानी बाहर ना निकल जाए तो पेड़ क्या करता है, गर्मियों में जब पानी की अवेलेबिलिटी कम है, इन पत्तों को शेड कर देता है, जिससे कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए और पेड़ों में से पानी कम मात्रा में बाहर निकले, क्योंकि पानी अभी है नहीं उसके पास, वो पानी बचाना है। ठीक है, यही कारण है कि 2-3 महीना जो है पेड़ों पर पत्तियां नहीं होती हैं। फिर जब नया सीजन आता है उस समय जो है जैसे आपका मानसून आना शुरू होता है तो धीरे धीरे पत्तियां आना शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको साइंस का सवाल भी दिख गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन एनवायरमेंट क्या आएगा कि टी किस तरह का पेड़ है, तो डेसीडियस पेड़ है आपका। तो एक ही सवाल के अंदर हमने 4-5 चीजें देख ली है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का टॉपिक अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाओ। इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस CHAC 2024 हेल्ड, कहां पे हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हम अंदर नहीं जाएंगे। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो है वो आपका जिम्बाब्वे में हुआ है। ठीक है, जिम्बाब्वे में आप समझिए सवाल बहुत सिंपल सा है, ज्यादा इसके अंदर नहीं है। जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन के लिए बड़ा बदनाम रहा है। ये हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखिए हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि इनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई है। एक जिम्बाब्वे रहा है, दूसरा आपका वेनेजुएला कंट्री रहा है जो साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर महंगाई इतनी बड़ी कि जो पैसा है, रुपया जो था उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, तो इनको दोबारा छापना पड़ा। हालत ये थी कि अगर ये मार्केट से ब्रेड लेने भी जाते थे तो पैसा थैली में लेके ले जाते थे, इतना रुपया का उनका जो जिम्बाब्वे करेंसी इतनी कम हो गई थी। ठीक है, और ये कब क्यों होता है? जब हाइपर इन्फ्लेशन आती है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि हाइपर इन्फ्लेशन वाला कंट्री कौन सा रहा है, तो ये आपका अगर ऑप्शन जिम्बाब्वे रहे तो जिम्बाब्वे भी एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, वेनेजुएला एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आएगा तब से कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सिंहाचलम सिंहाचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंहाचलम मंदिर, ठीक है, ये मंदिर जो है, देखिए क्वेश्चन कौन सा है? एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का है, जहां पर आपको मंदिर और कौन से राज्य में है उससे सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल क्या, सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये मंदिर है। ठीक है, पहला सवाल तो आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब ये खबरों में क्यों रहा? खबरों में ये रहा है कि यहां पर क्या हुआ है कि जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो तेलुगु भाषा के अंदर, इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि एक कुछ ऐसा पत्ती रही उस पर कुछ लिखा हुआ है। ये तेलुगु भाषा में कुछ इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, वहां पर लॉर्ड हनुमान जी का स्टैच्यू है 13वीं सदी का, उसके आसपास मिला हुआ है। ठीक है, पहला सवाल क्या बन रहा है? पहला सवाल ये बन रहा है कि सिंहाचलम टेम्पल कहां है? वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि तेलुगु भाषा का इंस्क्रिप्शन लॉर्ड हनुमान जी के वहां पे मिला। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल क्या आता है कि ये जो है मंदिर जो है इसको हम लोग वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भी कहते हैं। वाराह लक्ष्मी, तो या तो इस नाम से वो पूछ लेगा सवाल, या पूछ लेगा वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। तो यानी कि लॉर्ड विष्णु का ये टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ये, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो या तो राज्य पूछ लेगा, नहीं तो सिटी पूछ लेगा। ठीक है, एक तरफ डाल देगा सिंहाचलम, या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होगा या विशाखापट्टनम होगा। और आपको टेम्पल के ऊपर सवाल एक आता ही आता है, तो जितने भी 8, 10, 15 टॉपिक जो टेम्पल्स ज्यादा फेमस टेम्पल्स हैं उन सबको याद करके जाइएगा, एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो राज्य में आ जाए चाहे आपको वो सिटी के रूप में आ जाए। तीसरा सवाल कैसे इंपॉर्टेंट आएगा, किसने बनाया है इसको, इसका रूलर। तो इसको जो बनाया है वो उड़ीसा के गजपति रूलर्स रहे हैं। गजपति जो रूलर्स है उन्होंने बनाया, शुरू में स्टार्ट किया, बाद में इनको वेंगी चालुक्य राजा ने सपोर्ट किया। तो उड़ीसा के गजपति जो रूलर्स थे इन्होंने स्टार्ट किया, बाद में वेंगी चालुक्य ने इनको बनाया। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल तीसरा सवाल आता है कि कभी कभी क्या सवाल पूछते हैं कि मंदिर है और उससे संबंधित राजा कौन से हो सकते हैं। क्या तो राजा का नाम पूछ लेगा आपसे, या तो कौन सा डायनेस्टी जो होती है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पर सवाल देखने को मिल रहा है आपको कि जो इस सिंहाचलम मंदिर है वो उड़ीसा के गजपति रूलर्स ने बनाया है, साथ में वेंगी चालुक्य भी उनका नाम जोड़ के आता है। ठीक है, तो 3 सवाल आपको देखने को मिल गए। चौथा सवाल क्या पूछेगा आपसे वो कि भाई ये वेंगी चालुक्य कौन है, ये कौन है
तो देखिए एक सवाल और, चौथा सवाल आता है कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग डायनेस्टीज हुई हैं, ठीक है। तो चालुक्यास कहां पर रहे हैं? चालुक्य रहे हैं आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात का चालुक्य, तो आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने जब अपना विस्तार किया तो वो गुजरात से निकलकर इधर आ गया, आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड में भी आया और वहां पर भी जीत हासिल की। जब उसने वहां जीत हासिल कर ली तो उसने क्या किया, वहां पर उस जगह पर अपने भाई को बिठा दिया, ठीक है। अपने भाई को बिठा दिया तो वो कहलाया वेंगी चालुक्य, चालुक्य गुजरात और ये वेंगी चालुक्य। तो ये जो वेंगी चालुक्य वही पुलकेशिन द्वितीय के जो भाई द्वारा चलाए गए डायनेस्टीज है वो है वेंगी चालुक्य। आपसे पूछेगा सवाल कि चालुक्य कहां पर है, होयसाल कौन से हैं, पांड्या कहां है, चोला कहां है, ठीक है, आपके आपके पाल राजा कहां है, ठीक है। इस तरह के आपको स्टेट और जो डायनेस्टीज हैं इसके ऊपर सवाल आपको प्राचीन भारत से देखने को मिल जाता है। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर हमने 4-5 चीजें देख ली हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कहता हूं करंट अफेयर्स को बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, इन चीजों को आपस में कनेक्ट कर करके पढ़ना है, तब आपको अच्छा एक आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। टाइफून कॉन्ग रे, टाइफून कॉन्ग रे जो है वो, टाइफून कॉन्ग रे कहां पर मिल रहा है टाइफून है। अब देखिए यहां पर क्या है, पहला तो सवाल सिंपल से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एनालिसिस में आते हैं। टाइफून कॉन्ग रे जो है वो ताइवान के अंदर मिला है। तो पहला सवाल आपको मिल जाएगा कि जो भी हाल फिलहाल में 3-4-5 महीने के अंदर जितने भी साइक्लोन्स आए हैं, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, जितने भी चक्रवात आए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चक्रवात साइक्लोन्स और कहां आए हैं, यानी किन कंट्रीज में आए हैं, इसके ऊपर सवाल मिल जाता है आपको पहला चीज, ठीक है। सवाल तो कि कौन साइक्लोन कहां पर आया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि टाइफून कॉन्ग रे कहां पर आया, ताइवान के अंदर आया है। अब एक सवाल और आता है इसके अंदर कि ये जो टाइफून है, यहाँ टाइफून लिखा हुआ है, यहाँ साइक्लोन लिखा हुआ है, तो इंडिया के अंदर चक्रवात को हम साइक्लोन कहते हैं, चाइना के अंदर हम टाइफून कहते हैं, ठीक है। अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पे ह्यूरिकेन कहते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो हम सिर्फ विली विली कहते हैं। तो इतनी चीजें जो हैं आपको एग्जाम, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टाइफून देखने से मतलब है चाइना के आसपास का इलाका होगा, चाइना जापान के आसपास का इलाका है, टाइफून है। और हमें पता है कि ताइवान जो है वो चाइना के आसपास का इलाका है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसमें बाकी कुछ और खास मुझे कुछ किया नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल। महादई वन्य जीव अभ्यारण्य या महदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका गोवा के अंदर। ये कहां स्थित है? गोवा के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों? एक सवाल तो ये बन गया कि महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां स्थित है? गोवा में। खबरों में क्यों रहा? यहां पर कुछ टाइगर के बच्चे मिले हैं। टाइगर, एक एडल्ट टिग्रेस यानी कि शेरनी और उसके 2-3 बच्चे हैं, इस कारण से खबरों में रहा, ठीक है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महदई रिवर जो है उस वो रिवर यहां से गुजरती है। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी का सवाल आएगा कि रिवर्स वाला कि कौन सी रिवर किस राज्य से गुजरती है, तो महदई रिवर जो है कहां गुजरती है? गोवा से गुजरती है, ठीक है। तो जावेरी और मंडोवी रिवर से गोवा में नहीं है, ये रिवर भी है, महदई रिवर भी है, ये भी सवाल पूछा सकता है। तो जावेरी हम लोग जावेरी और मंडोवी छोड़कर भूल जाते हैं गोवा के सब यहाँ पर। ये तो 2 सवाल मिल रहे हैं आपको। एक तो करंट अफेयर्स का सवाल यही मिल रहा है आपको, महदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, भाई आपका वो हो गया गोवा के अंदर, और महदई रिवर कहां पर है, वो भी गोवा के अंदर हो गया। 2 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक है काली काली वाइल्ड काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व है जो कि है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, कर्नाटक में काली, ठीक है। और एक है आपका सह्याद्री, सह्याद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, सह्याद्री जो है वो है आपका महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश गुजरती है, और ये आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है, और काली टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में। तो 2 टाइगर रिजर्व आपको यहां से मिल गया। तो 3 सवाल अब देखने को मिल रहा है। पहला, महादई वाइल्ड सेंचुरी कहां है? गोवा के अंदर। महादई रिवर कहां पर है? गोवा के अंदर। ठीक है, और ये किसे कनेक्ट कर रहा है? काली टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो 3 सवाल आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, Hwasong 19 an intercontinental ballistic missile is developed by which country? ठीक है, Hwasong 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, तो ये विकसित की गई है नॉर्थ कोरिया द्वारा। नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल को कनेक्ट किया, Hwasong 19 द्वारा किया। ठीक है, पहली चीज है। अब मिसाइल के ऊपर सवाल कैसे आता है? एक तो आ जाएगा मिसाइल जो है वो किसने की है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर भेज दिए, यानी एशिया से वो तो यूरोप चला जाए। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मिसाइल 2 तरह की होती है। एक मिसाइल क्या होती है? सीधी ऐसी होगी, पहले ही ऊपर जाएगी और उसके बाद जाके वो नीचे इस तरह से गिरती है, इसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, दूसरी मिसाइल कैसी होती है? वो ऐसे मूव करती है, इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज, ये होगी बैलिस्टिक। बैलिस्टिक हो गई। 2 तरह के। इंडिया एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। बाकी जो बैलिस्टिक वाली है वो उसमें आपका आ गया अग्नि, पृथ्वी, ये सब आ गया आपका। ठीक है, which state government recently launched Deepam 2.0 scheme to provide free Deepam 2.0 scheme provide free gas cylinder for eligible families। हाल में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना चलाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है दीपम 2.0, क्योंकि ये चलाई है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दीप आपको पूछेगा आपसे कि भाई स्कीम्स और स्टेट्स का जो है सवाल पूछ लेगा आपसे, एग्जाम में आता ही आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो दीपम 2.0 आपका आंध्र प्रदेश की स्कीम हो गई है। ठीक है, इसमें क्या है? फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, साथ में थोड़ा पैसा भी दे रहे हैं औरतों को। ठीक है, क्या दे रहे हैं? फ्री सिलेंडर दे रहे हैं आपको, फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है औरतों को थोड़ा सा उन्होंने पैसा वैसा भी दे दिया, जिससे कि उनकी जो है हालात जो है वो ठीक हो जाए, हेल्थ और सेफ्टी की फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाए, इसके थोड़ा सा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दीपम 2.0 चंद्रबाबू नायडू, अब आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अब इन्होंने जब चुनाव हुए थे तो इन्होंने कुछ प्रॉमिस किए थे, तो उसी प्रॉमिस का सुपर 6 प्रॉमिसेस इनिशिएटिव के तहत ही ये दीपम 2.0 चला है। ये तो 2-3 चीज समझिए, दीपम 2.0 कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, दीपम 2.0 में होता क्या है? गैस सिलेंडर मिलता है, फ्री गैस सिलेंडर मिलता है, साथ में कुछ पैसा मिल जाता है, महिलाओं को मिल जाता है, जैसे कि उनकी सेफ्टी और हेल्थ दोनों का मैटर सॉल्व किया जा सके कुछ हद तक। अब ये क्वेश्चन इसका हो गया, लेकिन यहाँ पे दो योजनाएं और हैं जो कि अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रहा है। एक है महाराष्ट्र की योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। माझी लड़की बहन योजना वो है आपकी महाराष्ट्र की। तो अगर सवाल आ जाए आपको, क्योंकि इस योजना का बड़ा इंपैक्ट रहा है बीजेपी और शिवसेना सरकार को जिताने में, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। और झारखंड की योजना, आई थिंक मैं नाम बोल रहा हूँ, सम्मान समथिंग, सम्मान कोई योजना है, मैं एग्जैक्टली वो दिमाग से उतर गया। तो वो योजना भी आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको वो योजना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा, क्योंकि चुनाव हुए हैं और एग्जाम के लिए ये दोनों योजना बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेंगी इसके लिए। ठीक है, एक्सरसाइज गरुणा शक्ति 2.0, सॉरी गरुण शक्ति 24 किसके कहां पे? देखिए, गरुण जहां नाम आ जाए वहां नाम आता है इंडोनेशिया का। ठीक है, गरुण मुसलमान कंट्री है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, लेकिन कल्चर वो अभी भी वो हिंदुज्म का फॉलो करते हैं। तो जो गरुण है, उनकी एयरलाइंस का नाम गरुण है, उनके पैसे, उनके सिक्कों नोटों पे भगवान गणेश जी की मूर्ति रहती है, तो वो उनका कल्चर उन्होंने इंटैक्ट कर, भले धर्म परिवर्तन कर लिया हो,
तो गरुण शक्ति पे आप देख सकते हो कि इंडोनेशिया संबंधित है। यहाँ पर एक आपका जो है एक्सरसाइज हुई है और इसके अंदर ये 9th एडिशन है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया और कौन से इसमें, एक तो आ गया गरुण गरुण शक्ति 24 किसमें हुआ, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 9th एडिशन है। किसने पार्टिसिपेट किया, पैरासूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस है पैरासूट रेजिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल इस तरह के आ रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि कौन सी बटालियन या कौन सी विंग जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, किस तरह के हथियार वगैरह जो है इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। तो पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स वो यहाँ पर इन्होंने किया है। और यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, प्लानिंग स्पेशल ऑपरेशंस हैं, शेयरिंग एडवांस स्किल्स टेक्निक्स हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एक सिंपल सा सवाल है, which Indian agency has been included in the steering committee of the asset recovery interagency network Asia Pacific, एरिन एपी। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एरिन एपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक क्या है, यानी भारत, यहाँ पे देखिए ये एशिया हो गया, ये आपका ये पैसिफिक ओशन हो गया, और यहाँ पर आपका यूएसए वगैरह हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ठीक है। तो इन रीजन को बोलते हैं एशिया पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक एजेंसी बनाई गई है जो कि अलग अलग एजेंसीज को, एक एजेंसी बनाई गई है जो अलग अलग एजेंसीज को आपस में इंटरकनेक्ट करेगी, ठीक है। उसको वो नाम दिया गया एरिन एपी एजेंसीज है। अब इसमें इंडिया की एजेंसीज जो जोड़ी गई है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी है। आपने नाम सुना होगा न्यूज के अंदर, ईडी का छापा पड़ गया, यहाँ पड़ गया, वहां पड़ गया, ये नेता के पड़ गया, ये बिजनेसमैन के पड़ गया, ईडी। तो ईडी जो है वो बेसिकली करप्शन और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मैटर्स को देखती है, और इसीलिए यहाँ पर एरिन एपी में ये इसको ज्वाइन कर लिया गया है कि भाई तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी देशों के साथ शेयर करो। और मान लो कि होता क्या, देखिए एक क्रिमिनल ने एक क्राइम किया इंडिया में और भाग के चला गया, मान लो कि अमेरिका चला गया, तो अब वहां पे तो उसने कुछ क्राइम किया नहीं, तो वहां पुलिस गिरफ्तार करेगी नहीं। तो ऐसा भाग ना सके तो एजेंसीज आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, और जो पैसा उसने, मान लो कि वहां पे जाके खर्चा कर रहा है, उसने जमीन बना ली और प्लॉट ले लिया, तो क्राइम उसने यहाँ किया है, अगर ये ऐसे एरिन एपी में ज्वाइन किए रहेंगे तो इंडिया वहां पर मैसेज करेगी भैया देखो हमारा एक क्रिमिनल है वहां भाग के गया है और वहां पर उसने प्लॉट ले लिया है, तो वो एजेंसी क्या करेगी, उस प्लॉट को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिससे कि जो जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स चाहे वो आपके मूविंग हो या अनमूविंग हो, जो पैसे और कैश वाले हो गए या जमीन हो गई, गाड़ी हो गई, उन सबको वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिससे कि उनको फायदा ना हो सके, ठीक है। थाडू ट्राइब प्रिमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट, एक थाडू ट्राइब है, थाडू जनजाति है, ये मुख्यतः कहां है, थाडू, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाडू ट्राइब्स एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइब्स के पास हमारा ज्योग्राफी वाला, इंडियन ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आता है जनजाति के ऊपर। थाडू जनजाति जो है वो आपका मणिपुर के अंदर है, देखिए मणिपुर के अंदर कहानी क्या आप देख लोगे, मणिपुर के अंदर ये पहाड़ हो गया और ये हो गया वैली हो गया, ठीक है। तो पहाड़ों पर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जानते हैं कुकी ग्रुप के नाम से जानते हैं, कुकी। पहाड़ों, ये अलग अलग ट्राइब्स होते हैं लेकिन ग्रुप है इसको, ओवरऑल ये अलग अलग ट्राइब्स हैं लेकिन साथ में इसको बोलते हैं ग्रुप, तो कुकी ग्रुप है, ठीक है। और नीचे वैली में कौन रहता है, वैली में जो आपका जो मैत्री वाले ग्रुप है वो रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनमें और इनमें हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो यहाँ पर थाडू ट्राइब ने बोला कि भैया हम भले ही ऊपर रह रहे हैं लेकिन हम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये ग्रुप अलग है और हम लोग अलग है, हमारा ट्राइब बिल्कुल अलग है, और हमें जो है इस तरह का वर्गीकरण बंद करो कि हम जो है वो आपका कुकी ग्रुप में आते हैं, हम ऐसा नहीं है। इनको और नामों से आता है, जैसे चिलैया हो गया, ये कुकीनिम हो गया, तीजैंग हो गया, ट्रूबन हो गया, यहाँ इन नाम से भी इसको जाना जाता है। Where was the 7th session? जस्ट हो गया। चलिए अभी आज के लिए इतना ही है, आप आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, आप इतना देखिए, बाकी मैं कल वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें आपको और सवाल लेने होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।